आत्मीय साथियों नमस्कार। जेई मेंस निश्चित तौर पर नज़दीक है, नीट भी नज़दीक है, आइजर आप सब नाम सुन चुके हैं इसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भी एक एग्ज़ाम कराता IAT 2020, ये भी अब नज़दीक है। और मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक ऐप लॉन्च किया है NTA अभ्यास के नाम से। उस पर बहुत अच्छे प्रश्न आप सभी लोगों को करने चाहिए। दैनिक भास्कर में, राजस्थान पत्रिका में मेरी दी हुई जानकारी छपी भी थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी उस सबको। तो उन्हीं से लेके कुछ प्रश्न हैं, उन पर आज हम बात करते हैं और उदाहरण संख्या 1 से शुरू करता हूं। तो तैयार हो जाइए सबके सब ऊर्जापूर्वक। मैं उदाहरण संख्या 1 पर बात कर रहा हूं सभी विद्यार्थियों से। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये विशेष सीरीज है, आप ही के लिए लेके आया हूं। तो उदाहरण संख्या 1 कहता है कि मेरे पास एक वृत्ताकार क्षेत्रफल है। तो ये वृत्ताकार क्षेत्रफल आप सभी लोग देख रहे हैं। इस वृत्ताकार क्षेत्रफल की त्रिज्या की बात की जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या मैंने आपके सामने प्रदर्शित की हुई है, वो R है। और इस वृत्तीय क्षेत्र में एक चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है, B सदिश से मैंने उसे प्रदर्शित किया है। और यहां आपको क्रॉस प्रदर्शित किया है, इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये सब आप जानते हैं। कुछ और जानकारी है जो मैं आपको बता देता हूं। ये चुंबकीय क्षेत्र समय पर निर्भर करता है और समय पर इसकी निर्भरता इस प्रकार है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर, जिसे मैंने dB/dt लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर जिसे मैंने dB/dt लिखा है, वो एक स्थिर राशि है, अल्फा है। एक और चीज बता देता हूं कि B का मान समय के सापेक्ष बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। जैसे जैसे t बढ़ेगा ऐसे ऐसे B का मान भी क्या होता चला जा रहा है, बढ़ रहा है। तो B का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर धनात्मक होगी। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना है जो मैं आपको दे रहा हूं कि यहां अल्फा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी राशि है, धनात्मक राशि है। उद्देश्य क्या है, मुझे ये एक छड़ है, ये धातु की एक छड़ है ऐसे लेकर B तक, इसकी लंबाई 2r है और मुझे इस धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। बहुत साधारण सा प्रश्न महसूस होता है, लेकिन बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। आपको इस तरह का प्रश्न मैं बता सकता हूं कि निश्चित बात है कि इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकता है। तब हम तैयार हैं ऐसे लेकर B के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना के लिए। अब इस तरह के प्रश्नों में पहली बार तो ये महसूस होता है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, लेकिन इस तरह के प्रश्न, सारे प्रश्न सममिति के प्रश्न है। मैं बहुत साधारण तरीके से आपको समझाता हूं और आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। मैंने इस AB को एक आधार मानकर एक क्या किया, एक वर्ग की रचना की। आपको दिख रहा होगा नीले कलर से मैं एक वर्ग बना रहा हूं। आप देखते जाइएगा तो आप महसूस करेंगे हाँ आपने एक वर्ग का निर्माण किया। और जब मैं इस वर्ग का निर्माण करता हूं तो ये है तो काल्पनिक ही है, तो आप समझ गए सबके सब लोग। तो मैंने एक काल्पनिक वर्ग की गणना की है, ये काल्पनिक वर्ग का निर्माण किया है। एक काल्पनिक वर्ग बनाया तो सबसे पहले तो मैंने यहां लिख दिया कि हम क्या कर रहे हैं, एक काल्पनिक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। किसकी? वर्ग की। और इस वर्ग की भुजा कितनी है, तो भुजा आप देखेंगे 2r के तुल्य है, ये यहां नजर आती है। अब जो सोच है, जिस प्रक्रिया को मैं अपनाना चाहता हूं, वो प्रक्रिया निश्चित बात है असाधारण है। वो प्रक्रिया कहती है कि यदि इस वर्ग के मैं कोशिश कर लूं और इस वर्ग से इस वर्ग में प्रेरित होने वाला जो हमारे पास में विद्युत वाहक बल है उसकी गणना कर लूं, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ज्ञात करना चाहता हूं E किसमें, वर्ग में, E वर्ग, ठीक है, इसकी मैं गणना करना चाहता हूं। अब बच्चा ये पूछेगा सर गणना तो किसकी करनी थी, प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी थी ऐसे B के मध्य, तो मैं उसे रोकूंगा। अरे यार रुको तो सही ना, यदि मैं इस वर्ग में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कर लूं तो पहले समझिएगा सभी विद्यार्थी, इस वर्ग की चारों भुजाएं, इस वर्ग को हम कह देते हैं AB, और फिर यहां पर ये हो गया C और इस स्थान पर हो गया D। ये पूरा का पूरा आपका चुंबकीय क्षेत्र है इस वृत्तीय भाग में। अब इस वृत्तीय भाग के सापेक्ष यदि आप वर्ग की स्थिति की कल्पना कर रहे हैं तो जो स्थिति AB की है वही स्थिति BC की है, वही स्थिति CD की है और वही स्थिति आपकी AD की या DA की है।
तो यदि आपने ये काम कर लिया कि वर्ग में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया, तो जितना विद्युत वाहक बल AB में प्रेरित होगा उतना ही आपके पास CD में, उतना ही BC में। तो मैं ये कह सकता हूं बहुत आसानी से कि यदि EAB आपको प्राप्त करना है, EAB की आपको गणना करनी है, तो ये निश्चित तौर पर 1/4 होगा किसका, E वर्ग के। और अब यदि आपने E वर्ग पता कर लिया तो आपका और मेरा काम, दोनों का काम बहुत आसान हो जाएगा। और आप कहोगे हाँ अब महसूस हो रहा है कि E वर्ग की तो हम गणना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो बहुत आसान है। EAB क्या E वर्ग निकालना है, और E वर्ग निकालने के लिए मैंने सबसे पहले फैराडे साहब द्वारा दिया गया सूत्र लगाया, और वो था आपके पास में -NdΦ/dt। बहुत जल्दी समझिएगा बच्चों, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, इस समय तो हमें प्रश्न ही करने हैं। मेरे इस संपूर्ण वर्ग में, इस पूरे वर्ग में एक ही जिसे कहते हैं फेरा है, तो n की संख्या तो हम कर देंगे 1। और आप ये भी जानते हैं कि आपका जो फाई है वो B सदिश डॉट A सदिश हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं। और इस समय आप A सदिश वर्ग का यदि क्षेत्रफल लें तो वर्ग कौन से तल में है? वर्ग आपके बोर्ड के तल में है। और वर्ग का यदि क्षेत्रफल सदिश लोगे तो वो वर्ग के तल के लंबवत होगा, अर्थात A सदिश भी वर्ग आपका क्या आएगा, बोर्ड के तल के लंबवत, अर्थात क्रॉस के रूप में आएगा। तो मैं इस B डॉट A को बहुत आसानी से BA cos थीटा और cos 0 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि A सदिश भी क्रॉस और B सदिश भी क्रॉस। A सदिश अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल सदिश, और वर्ग का क्षेत्रफल सदिश अर्थात वर्ग के तल के लंबवत एक सदिश। तो आप समझ गए होंगे। और मैंने कहा फाई कितना आ गया आपके पास में B × A। बहुत आसान हो गया हमारा काम। अब हम कह सकते हैं कि E वर्ग का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि E वर्ग का मान बहुत साधारण है। आप यहाँ कहेंगे माइनस, या N1 हो गया, d/dt फाई की जगह आप क्या लिख देंगे, B × A लिख देंगे। अब आप मुझे बताइए कि आपके वर्ग का क्षेत्रफल एक निश्चित राशि है। अब मैंने यहाँ लिखा माइनस d/dt, B की जगह B लिखा। और अब एक ही चीज़ है जो बहुत असाधारण है, जिसका आप मुझे ये कहेंगे कि हाँ ध्यान रखा जाना चाहिए। ये एक किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का। निश्चित है ये वर्ग का क्षेत्रफल है, लेकिन क्या वर्ग के इस भाग से, मैं इसे रक्त वर्ण से लाल रंग से दिखा रहा हूं, रक्त वर्ण जानबूझ के कहा है मैंने ताकि भाषा शुद्ध रहे। क्या इस भाग में कोई चुंबकीय क्षेत्र है? तो आप मुझे कहोगे कि चुंबकीय क्षेत्र तो सिर्फ वृत्ताकार क्षेत्रफल में था, यहां तो कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है नहीं। तो आपके वर्ग का क्षेत्रफल होने के बावजूद भी यहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, और चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो फ्लक्स तो पारित नहीं हो सकता। तो आप मुझे कहेंगे कि कौन से क्षेत्रफल से फ्लक्स पारित होगा, तो वर्ग के सिर्फ और सिर्फ इस वर्ग के इस वृत्ताकार भाग से ही फ्लक्स पारित होगा। इसलिए मैं यहां इस वर्ग के क्षेत्रफल को, चूंकि बाकी क्षेत्रफल काम का नहीं है, सिर्फ वृत्त के अंदर का ये जो आपका वर्ग के अंदर का जो वृत्ताकार भाग है, वर्ग के अंदर का जो वृत्ताकार भाग है यही काम आएगा फ्लक्स के लिए। तो इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना, πr², ये मैंने लिखा है। अधिकतर लोग यहाँ क्या करते हैं, अधिकतर लोग इसी जगह पे गलती करते हैं और फिर शून्य नहीं आता, चार तो आएंगे ही नहीं, गलत हो गया, -1 पहुंच जाता है, बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। माइनस बाहर है, πr² स्थिर राशि है, dB/dt का मान आपको अल्फा दिया गया है, तो आप कहेंगे -πr² अल्फा। और यदि आपने यहाँ पे मापांक ले लिया तो E वर्ग मापांक, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मापांक सदैव एक धनात्मक राशि होगी, तो ऋणात्मक चिन्ह हट जाएगा और आप कहेंगे ये πr² अल्फा आ चुका होगा। लेकिन गलती मत कीजिएगा दोस्तों, विद्यार्थियों, मित्रों, ये आपको पहला विकल्प मिलेगा और आप फिर गलती करोगे। ये वर्ग में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। मुझसे पूछा क्या गया है, ए बी सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल जो किसके बराबर था, 1/4, और फिर यहां क्या लिख देंगे हम, πr² अल्फा।
और फिर यहाँ जो भी जब भी विकल्प ऐसा दिखे आप उस पर टिक कर दीजिएगा। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर अल्फा ये आपका उत्तर होगा। समझ आ गया सबको? क्या गलती होगी, यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल ले लेंगे तो अधिकतर बच्चे वर्ग की भुजा कितनी 2r और उसका वर्ग यहाँ क्या कर देते हैं 4r स्क्वायर कर देते हैं। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तो ये एनटीए अभ्यास से लिया गया एक प्रश्न था और मैंने आपके सामने उसे हल किया। मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ आ चुका होगा। पर अब परेशानी क्या है वो बताता हूँ और अब हम सब बात एक मित्रवत करते हैं। क्या यही प्रश्न आने वाला है? संभव है पर संभावना कम है, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। तो यदि आपने सोचा कि मैं इसका हल रट लूंगा तो आप गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप निरंतर एग्जाम देते रहेंगे, मैं कह सकता हूं कि चयन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। रटने से नहीं होता। आप समझ गए करना क्या है। तो अब जब भी इस तरह की सम्मिति नजर आए तो आप इस तरह का काम करना शुरू कीजिए। पर मैं आपके भरोसे नहीं रह सकता, मुझे मेरे ही भरोसे रहना पड़ेगा और आपको आपके भरोसे रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम आप करेंगे, मेरा काम मैं करूंगा। मैं आपको राह दिखा सकता हूं। शिक्षक एक सड़क की तरह होता है विद्यार्थियों, शिक्षक एक सड़क की तरह होता है। सड़क वहीं रहती है, वो सिर्फ आपको पथ दर्शाती, चलना तो आपको ही है, पर चलना शिक्षक ही सिखाता है। चलिए एक बहुत बढ़िया प्रश्न और करके बताता हूं, आपको मजा आएगा और आप इंतजार करेंगे कि सर उदाहरण संख्या 3 भी बताइए, लेकिन आज 2 ही उदाहरण करेंगे। अब समझिए, यही है सब कुछ मैंने लिखा है, सभी तथ्य उदाहरण संख्या 1 के जैसे हैं, कुछ भी नहीं बदला है। बस आपको यहाँ क्या करना है कि ये जो आपके पास में धात्विक रोड थी, ये धातु की जो AB रोड थी, अब ये कहाँ पर है? ये मेरे वृत्तीय पथ के बाहर पहले थी, अब कहाँ हो गई? अंदर आ गई। सब कुछ वैसा, त्रिज्या कितनी तो r, कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। और फिर से मुझे गणना किसकी करनी है? फिर से मुझे AB आपकी जो धात्विक छड़ है इसके दोनों सिरों के मध्य कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है इसकी गणना करनी है। लेकिन विद्यार्थियों एक कमाल की चीज समझाता हूं कि जो आपके पास में हल करने का तरीका है, जहां अभ्यास महत्वपूर्ण है। मुझे तो ये एंटी अभ्यास का ये जो नाम आया ना, अभ्यास, ये बहुत अच्छा लगा है और ये वास्तविक नाम है, यही नाम होने चाहिए। तो अब अभ्यास जो है ना आपकी गति को बढ़ा देगा, आप बहुत जल्दी काम करोगे, देखना। तो आप कहोगे सर वही सम्मिति है, और वही सम्मिति है तो फिर से क्या करना पड़ेगा? चूंकि AB पे मुझे काम करना है तो AB से संबंधित एक काल्पनिक वर्ग का निर्माण कर देता हूं। पर अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि भाई जब हम काल्पनिक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं तो मुझे लिखना नहीं है काल्पनिक वर्ग, ये सब मैंने आपके सामने ये काल्पनिक वर्ग का निर्माण कर दिया। अब आप मुझे ये सूचना दे सकते हैं कि इस पूरे के पूरे, मैं यहां फिर से लिख रहा हूं EAB, ये नहीं चाहिए मुझे अभी क्या चाहिए? प्रेरित विद्युत वाहक बल चाहिए, किसमें? वर्ग में। यदि मैं इसका मान ज्ञात कर लूं तो आप कहेंगे कि AB में जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा? 1/4 और E वर्ग होगा। ये आप समझते हैं सब लोग, अब ये भी समझाया मैंने। अब क्या करना है? तो ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं? E वर्ग का पता कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? चुंबकीय क्षेत्र आपका वही क्रॉस है, वैसा का वैसा, ये सब कुछ सारी सूचनाएं वैसी हैं। अब बच्चा कहता है E वर्ग कितना, तो मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको। यहां सीधा सूत्र लगाया, d/dt BA। सब कहां चले गए? B.A नहीं लिखा, N नहीं लिखा। अरे भाई समझा चुके हैं, आप भी समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब बड़ी चीज ये है कि -d/dt B। अब आप सब सावधान हैं, A में भी गलती नहीं करेंगे। अब मुझे कहेंगे कि A क्या है, तो आप कहेंगे A इस वर्ग का क्षेत्रफल होना चाहिए। क्या ये वर्ग का संपूर्ण क्षेत्रफल फ्लक्स के निर्माण के काम आ सकता है? क्या इस वर्ग का संपूर्ण क्षेत्रफल फ्लक्स के निर्माण के काम आ सकता है? तो सारे विद्यार्थी कहेंगे सर यहां क्षेत्रफल है तो सही, पर यहां आपका चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहां क्षेत्रफल तो है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। और यहां पे आपके पास क्या है? मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र तो है लेकिन यहां वर्ग ही नहीं है। तो आप मुझे कहेंगे कि सर संपूर्ण वर्ग जो आपके पास में है, जिसकी भुजा किसके तुल्य है? यही r त्रिज्या, तो यहां से यहां तक 2r। तो संपूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल फ्लक्स निर्माण के काम नहीं आ रहा।
समझिएगा मित्रों, संपूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल फ्लक्स के निर्माण के काम नहीं आ रहा। कौन सा क्षेत्रफल काम आ रहा है? तो ये बेकार, सिर्फ यहां अब आप इस काले रंग पर ध्यान दीजिए। ये जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, यहां क्षेत्रफल भी है, यहां चुंबकीय क्षेत्र भी है, सिर्फ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल काम आ रहा है। तो इस जगह पे फिर से मैं आपके सामने वैसे के वैसे लिख देता हूं। पूरा का पूरा यदि वृत्त होता तो क्या लिखते? पाई आर स्क्वायर। इसको क्या कर देंगे आप? हाफ पाई आर स्क्वायर। समझिएगा, मैंने अभी भी ये क्षेत्रफल किसका है? वर्ग का ही है, पर ये भाग काम नहीं आया, सिर्फ इतना सा ही काम आया, इसलिए इसका उपयोग किया। बस ई वर्ग निकल गया। आप कहेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये तो एक स्थिर राशि है, तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया। और अब आप मुझे ये भी कह देंगे कि सर dB/dt बचेगा, तो आप मुझे dB/dt का मान अल्फा जानते हैं, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ है, -1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ये आपके पास ई वर्ग आ गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल इस पूरे वर्ग में, इस संपूर्ण काल्पनिक वर्ग में प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसका मापांक ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह मापांक में नहीं आ सकता, तो हाफ पाई आर स्क्वायर अल्फा। और चूंकि मुझे इस वर्ग में प्रेरित विद्युत वाहक बल की तो गणना करनी नहीं थी, मुझे तो ए बी के दोनों सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी थी, और वो 1/4 ई वर्ग का मान लिखेंगे, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा? अल्फा। और आप उत्तर देंगे 1/8 पाई आर स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास में उत्तर होगा ए और बी के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का। चलिए समझिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह की कोई परेशानी होनी चाहिए। तो सबके सब लोग फिर से नए प्रश्नों के लिए तैयार हो जाइए। कल हम फिर मिलेंगे। एनटीए अभ्यास में से फिर से बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए छांटूंगा, फिर से आप लोगों के लिए लाऊंगा, और फिर से हम नया काम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और शुक्रिया।